क्लोज इंक्वायरी थी उसका रेफरेंस दे के आज 2023 में आकर पहले अगवा किया और उसके बाद पर्चा काट दिया गया, तो उनकी बदनीयती तो सामने थी। अदालत को तो पहले दिन ही इस पे एक्शन लेना चाहिए था। बहरहाल आमतौर पर अदालतें लीनियंट व्यू लेती हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये लोग ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपने अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। बोल को विक्टिमाइज किया जा रहा है, बोल के ऊपर कितना प्रेशर था, बोल पिछले 1 साल से प्रेशर बर्दाश्त कर रहा था और इन्होंने देखा कि जब किसी भी किस्म का जो खौफ है वो इनके आंखों में नजर नहीं आ रहा, अभी भी नहीं है और ना होगा इंशाल्लाह। ना ही ये हक और सच का सफर तो नहीं रुकने वाला। ये कितने मजमे वहाँ पे मरियम सफदर के जलसों में या जो ये रैलियां निकाल रही हैं वहाँ पहुँचते थे। और ये जो लाहौर में हुआ है कल, इतना बड़ा ऑपरेशन, लाहौर की तारीख, इतनी पुलिस की नफरी, हम तो समझ रहे थे कि ये शाम को इनके वर्कर्स पसपा कोई चीज नहीं है जो इमरान खान की गिरफ्तारी को रोक सके। लेकिन कमाल है उनकी हिम्मत और इस्तकामत। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं यही कहते थे हम कि मम्मी डैडी पार्टी है, तो इन्होंने तो पता नहीं कल से लेके आज तक ये साबित कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को बिल आखिर जमानत मिल गई। हक और सच की फतह हुई। 6-7 रोज मुसलसल गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने के बाद आज FIA को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सेंट्रल जज आजम खान ने आज 50,000 रुपए के मचलकों के एवज शुएब शेख साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जमानत उनकी मंजूर हो चुकी है, लेकिन पिछले 6-7 रोज जिस असियत और जिस कर्ब में उन्होंने गुजारे, उन 6 रोज का हिसाब, उन 6 रोज का बदला कौन उनको देगा। आज जमानत से पहले उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की, जब एक टेलीफोन कॉल पर एक नामालूम शख्स से उनकी बात करवाई गई और उस गुफ्तगू में उनसे कहा गया कि मिठाई का बंदोबस्त करो। अपना तारुफ DG FIA कहकर करवाया गया। उस गुफ्तगू से मुतालिक उन्होंने पूरी बात अपने वीडियो पैगाम में कही, जो कि आपको हमने सुनवाई भी, आपको दिखाई भी। और अब ये बड़ी अहम बात है कि लेडी डॉक्टर ने किस शख्स से उनकी बात करवाई थी और कौन वो शख्स था जो कि खुद को DG FIA मोहसिन बट के नाम से अपना तारुफ करा रहा था और मजबूर कर रहा था शुएब शेख को कि मिठाई के नाम पर कुछ पैसों का बंदोबस्त किया जाए। जबकि जाहिर है कि हालात के बता रहे थे, चूंकि केस बेबुनियाद है, चूंकि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था, कोई सबूत, कोई गवाह मौजूद नहीं था, तो ये जमानत बिल आखिर होनी ही है। बहरहाल आखिर में हक और सच जीत गया है। इब्तदाई तौर पर खबर ये सामने आई थी कि 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया गया, लेकिन बाद में फिर जमानत की अच्छी खबर सामने आ चुकी है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं कि FIA को ये जाली की जरूरत क्यों पड़ी, क्या दबाव शुएब शेख साहब पर डाला जा रहा है और हुकूमत ना सिर्फ इस यहाँ पर बल्कि जमान पार्क के जो मनाजिर हम देखते हैं उसमें भी प्रोग्राम में आगे चलकर कुछ बात करेंगे। आज वहाँ पर पुलिस ऑपरेशन को रोका गया जो कि गुज़िश्ता 23-24 घंटे से जारी था और वहाँ भी एक खून की होली खेली जा रही थी। पेट्रोल बमों से वहाँ पर हमला किया गया, आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए। तो मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें एडवोकेट शुएब शाहीन साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, माहिर कानून भी हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। तो शुएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ। ज़रा आज ये ज़मानत हो गई जो कि होनी थी, लेकिन ये जो पिछले 5 दिन का जिस्मानी रिमांड था शुएब शेख साहब का, उसमें जब कुछ FIA बरामद नहीं कर सका, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, तो अब क्या समझते हैं आपको कुछ सरजनिश होनी चाहिए, FIA को कोई हिदायत करनी चाहिए अदालत की जानिब से कि जी आप ज़रा मोहतात रहें और इस तरह की कार्रवाइयों से गुरेज करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले दिन से ही जो उनकी बदनीयती थी वो सामने आ रही थी। 2018 की एक इंक्वायरी जो कि क्लोज इंक्वायरी थी उसका रेफरेंस दे के आज 2023 में आकर पहले अगवा किया और उसके बाद पर्चा काट दिया गया, तो उनकी बदनीयती तो सामने थी। अदालत को तो पहले दिन ही इस पे एक्शन लेना चाहिए था। बहरहाल आमतौर पर अदालतें लीनियंट व्यू लेती हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये लोग ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं। FIA स्पेशली इन दिनों में, जब ये पिछले 1 साल से जिस तरह के वो इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरह का उनका तर्ज अमल है, जिस तरह वो एक्शन ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ातियात, पसंद नापसंद की बुनियाद पर लेते हैं। वो कोई लीगल और इशू हो तो उस पर फिर अदालत को ये अख्तियार होता है कि वो मुलजिम को जिस पे इल्ज़ाम है, चाहे तो वो फौरी तौर पर बरी कर दें, चाहे तो वो इनके खिलाफ एक लिहाज से ऑब्जर्वेशन भी पास करें। लेकिन कोर्ट्स ने भी
चूँकि इस तरह के मामलात में आमतौर पर मजिस्ट्रेट्स जो हैं हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो लीनियंट व्यू लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को एक मार्जिन देते हैं ताकि वो अपनी तफ्तीश लेकर आएँ और वो क्या रिकवरी की या क्या हासिल किया वो आकर के बता सकें। तो जब वो सारा कुछ लेकर आए तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, केस में आई कुछ नहीं, तो नेचुरली फिर जमानत का केस बनता है और कोर्ट ने जमानत दी। ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर है शुएब शाहीन साहब, ये जो 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड लिया गया, जब कुछ बरामद ही नहीं करना था और कुछ किया भी नहीं जा सका, कोई सबूत भी नहीं था, तो फिर अब इन 5 रोज़ का हिसाब कौन देगा? देखिए यही बात है ना, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बदतरीन किस्म है। अब अगर एक शख्स के साथ जाती हुई है और उसको आपने 5 दिन 6 दिन आपने उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को डिप्राइव किया है फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट, और आपने उस पर कदगन लगाई है, आपने उसको जहनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया है, और वो नज़र आ रहा था कि इसमें है कुछ भी नहीं, मकासद कुछ और थे, लेकिन बेसिकली तो इनको यही ह्यूमिलिएट करना था, प्रेशराइज करना था, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पर, क्योंकि ये हक सच का साथ दे रहे हैं, इमरान खान साहब को कि जो सच है उसके साथ देते हैं, और ये उनको पीडीएम और उनकी फाशिस्ट हुकूमत और उनके रियासती इदारों को ये बात हजम नहीं होती, और उन्होंने कई दफ़ा बोल को बंद करने की कोशिश भी की, जिसको सब्सिक्वेंटली अदालतों ने बहाल किया। आपके मैक्सिमम एंकर पर्सन के ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको अगवा किया और उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए, और जब वो कुछ हासिल ना कर सके तो फिर उनको बहरहाल शोएब की गिरफ्तारी करनी पड़ी, और उसके नतीजे में जो आज आर्डर आया। तो मखदूम शहाबुद्दीन, इस पर आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि अब ये 5 रोज़ तक जिस्मानी रिमांड शोएब साहब का लिया गया, गैर कानूनी तरीके से उन्हें ऐसे गिरफ्तार किया गया था जैसे किसी को अगवा किया जाता है, और आखिर में निकला कुछ भी नहीं है। यानी हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून है कि किसी के खिलाफ भी अपनी मर्जी की FIR काट दी जाए, उसको उठाकर जिस्मानी रिमांड के नाम पर अजियत और तशद्दुद दी जाए, और बाद में जब जमानत हो जाए तो कोई शर्मिंदगी भी ना हो फिर किसी को। ये वही बात है, देखें कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। शोएब शेख को किस चीज की सजा दी गई है ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। बोल न्यूज को इस वक्त सिर्फ एक चीज और एक गुनाह की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है, और वो गुनाह है हकीकी सहाफत, आवाम की आवाज जो है उसे सबके सामने रखना। और ये आप देख लें कि किस तरह से बुरे तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं। हक और सच की जो फतह है ना वो होनी होती है। आप इस तरह के बोगस मुकदमात बना लें, आप पुराने केसेस को वापस रीसर्फेस करवा लें, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, अल्लाह अल हक है और जो इंसाफ है वो होता। और लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरह से बोल फैमिली को अजियत दी गई, शोएब शेख साहब को अजियत दी गई पिछले 5-6 दिन, जिस तरह के कर्ब में एक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने गुजारे, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह भी हैं और जाहिर बात है हम एक मिशन पर है। मैं बोल फैमिली का हिस्सा हूं, और मैं ये बात अभी इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, लेकिन मैं ये बात पूरी कौम के सामने रखना चाह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूँ कि ये वाहिद चैनल है जो आपको कंप्लीट लिबर्टी देता है हक और सच बात करने की। बस शर्त यह है कि हक और सच का सफर जो है वो ना रुके, और यही वजह है कि बोल को विक्टिमाइज किया जा रहा है। बोल के ऊपर कितना प्रेशर था, बोल पिछले 1 साल से प्रेशर बर्दाश्त कर रहा था, और इन्होंने देखा कि जब किसी भी किस्म का जो खौफ है वो इनके आंखों में नजर नहीं आ रहा, अभी भी नहीं है और ना होगा इंशाल्लाह। ना ही ये हक और सच का सफर तो नहीं रुकने वाला, ये थमने वाला तो नहीं है। आप जितना मर्जी डरा लें, आपने पिछले कुछ दिनों में कोशिशें कर ली, आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर शोएब शेख को तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा, वो हिम्मत का पहाड़ बन के डटा रहा, और इसी तरह से बोल फैमिली भी डटी रहेगी। तो ये हरबे जो हैं ये इससे पहले भी नाकाम हुए हैं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस तरह की चीजें मजीद आपका जो रिजॉल्व है ना एक ट्रू जर्नलिज्म का, कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी सहाफत है वो करनी है, पाकिस्तान की आवाम की आवाज बनना है, 22 करोड़ आवाम की बात करनी है, वो हमारा रिजॉल्व मजीद मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। ये मैं बताना चाहता हूँ।
सही। और जाहिर है कि मखदूम शहाबुद्दीन ये हक और सच की बात तो बोल करता रहेगा। अब हुकूमत अगर ऐसे हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह इलेक्शन को डिले किया जा सके, पंजाब और केपी में इलेक्शन ना हो, वहाँ पर तो डेट्स के ऐलान हो गए, तो जाहिर है वो खबर या वो हथकंडे या वो मकासद तो लोगों को दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। जो कुछ जमान पार्क के बाहर हो रहा है वो ये पूरी कौम कल से देख रही है। अब गवर्नर केपी ने भी ऐलान कर दिया है, इंतखाबात की तारीख दे दी है, पंजाब में भी शेड्यूल्ड है इंतखाबात, और वहाँ से तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। मजबूरी के तहत हमजा शहबाज, मरियम नवाज अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े बड़े रहनुमा अब कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। तो ये इंतखाबात की फिजा आपको बनती नजर आ रही है मखदूम शहाबुद्दीन, या हुकूमत तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है किसी तरह इसको डिले किया जा सके? देखें, ये इंतखाबात से इस तरीके से भाग रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब या फिर पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो इक़्तिदार से ऐसे चिपकी बैठी है जैसे च्युइंगम बालों के साथ चिमट जाती है, और ये तो नहीं घर जाना चाह रहे। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात इन्हें एक चीज समझ आ चुकी है कि अगर तो इन्होंने इन इंतखाबात के अंदर कोई रोड़े अटकाए। आप वैसे ये देखें, आप अलमिया चेक करें कि एक जानिब एक नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की बात करते हैं और कहते हैं कि हम जमान पार्क में अदालती अहकामात की तामील करवाने जा रहे हैं, और इन्हें इतना ख्याल आ गया अदालती अहकामात का कि इन्होंने लाहौर को मैदान जंग बनाए रखा। पूरी दुनिया में हमारी जंग हंसाई हुई। जो विजुअल्स आए वो इंतहाई थे। तो एक जानिब ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह के भी उसी तर्ज के वारंट है। बल्कि छोड़े आप लोअर कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जजमेंट आई बड़ी क्लियर, और उसकी भी जरूरत तो वैसे नहीं थी। आइन बड़ा वाज़ेह है 90 दिन में इंतखाबात का। अब अल्टीमेटली इन्होंने जब रियलाइज किया है कि इलेक्शंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही वाज़ेह है, जितना आप कहें उससे ज्यादा क्लियर है, तो अब ये इन्हें एक ख्वाहिश जागी और एक जिद जो है वो लाडली की जागी कि जी अब इमरान खान को फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। और जाहिर बात है ये अदालतों के कंधों पर रख के बंदूक चला के इमरान खान को आगे मजीद मुकदमात के अंदर इन्होंने गिरफ्तार रखना था। इलेक्शंस तक इमरान खान को अंदर रखने का मंसूबा था ताकि पीछे से इनकी जो नाम नेहाद लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं कुछ कल न्यूज चैनल्स देख रहा था और उन न्यूज चैनल्स के ऊपर स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर आधी स्क्रीन में लिखा होता था जमान पार्क में कारकुनों का जलाओ घिराव, दूसरी जानिब मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन। ये थी आपकी नाम नेहाद लेवल प्लेइंग फील्ड। ये आपकी इस मुल्क के अंदर साफत तो चले जिस तरह की हो रही है। बिल्कुल। तो मखदूम शहाबुद्दीन ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जरा पॉइंट और ये सवाल की सूरत में अयाज अमीर साहब के सामने भी रखते हैं। अयाज अमीर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अयाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका जिक्र अभी मखदूम शहाबुद्दीन भी कर रहे हैं कि एक तरफ जमान पार्क में एक पार्टी को बिल्कुल वहां पर कैद कर दिया गया, महदूद कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो इस वक्त विफाक में हुकूमती जमात है वो खुलकर पंजाब में इलेक्शन की कैंपेन कर रही है। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है अयाज साहब? देखें, वो तो उनकी बातें हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह, वो तो सरकार और हुकूमत और नून लीग वाले बात कर रहे हैं। पर देखना तो ये है कि अवाम की अदालत में वहाँ पे क्या फैसला हुआ है। कितने मजमे वहाँ पे मरियम सफदर के जलसों में या जो ये रैलियाँ निकाल रही हैं वहाँ पहुँचते थे। और ये जो लाहौर में हुआ है कल, इतना बड़ा ऑपरेशन लाहौर की तारीख में, इतनी पुलिस की नफरी, हम तो समझ रहे थे कि ये शाम को इनके वर्कर्स पसपा और कोई चीज नहीं है जो इमरान खान की गिरफ्तारी को रोक सके। लेकिन कमाल है उनकी हिम्मत और इस्तकामत। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं यही कहते थे हम कि मम्मी डैडी पार्टी है, तो इन्होंने तो पता नहीं कल से लेके आज तक ये साबित कर दिया। और अयाज साहब, ये 24 घंटे से जायद से जो ऑपरेशन चल रहा था उसको फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के जरिए रोकना पड़ा। वहां से फैसला आया कि कल सुबह 10 बजे तक रुक जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर देखते हैं इस पर क्या करना है आगे। देखिए, ऑपरेशन तो अमलन पसपा हो चुका था क्योंकि सुबह तक जितनी भरपूर कोशिश हो सकती थी, ये तो उन्होंने एक फौजी हिकमत अमली करके और इस तरह चढ़ाई वहाँ कर रहे थे। लेकिन अवाम और पीटीआई के सपोर्टर्स, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने वो विथस्टैंड किया और फिर ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया। तो इतनी बड़ी फतेह जो है एक सियासी पार्टी को मिलना, ये बहुत एजाज है। और इतनी बड़ी सुबकी इनको हुई है जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाया। और जो जैसे वो जंग एक होती है, कुमक पे कुमक आ रही है, शेखुपुरा की पुलिस आ रही है, फैसलाबाद की आ रही है, गुजरावाला की आ रही है। कल से हम सुन रहे थे जी फलाने तोप 30 मार खान है कोई पुलिस के, जिनको बड़ा पता नहीं किस चीज का तजर्बा है, वो भी आ गए हैं।
वो फलाने जो मॉडल टाउन जो ऑपरेशन जो नाम नेहाल, वो जो इतना बदनाम जमाना ऑपरेशन था जिसमें 14 लोग मारे गए थे, 14 अशखास, 2 खवातीन थी, कि वो साहब जो हैं जिनका इतना तजर्बा है वो भी आ गए हैं। तो ऐसे लगता था कि बस आनंद फानंद ये तो बिल्कुल सब कुछ उकेट के ले जाएंगे। तो पीटीआई के पास कोई तोपें या कोई और चीज तो नहीं थी, उनके वर्कर्स का सिर्फ वो एक जज्बा था, एक उससे जिससे वो सरशार थे। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो हुकूमत और जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं उनको सोचना चाहिए कि ये सारा जो नाटक वो कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, इनसे हासिल क्या हो रहा है। सही। बदनामी, मुल्क की हालत वैसे ही जो है तबाही से हम परे जा चुके हैं। हमारा गदागरी का कशकोल जो है उसमें कोई पैसा टका डालने के लिए दुनिया में कोई मुल्क तैयार नहीं। तो फिर ये आप यहाँ ठीक है, लेकिन अब अयाज साहब, अब ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि अदालतों को इस वक्त ये ऑपरेशन रोकने के अहकाम जारी करने पड़ रहे हैं। ऐसे मौके पे, ऐसे माहौल में आगे इलेक्शन होने केपी में भी, पंजाब में भी, तो वो फिर इस माहौल में कैसे एक प्रॉपर इलेक्शन हो सकेगा जब कैंपेन ही नहीं कर सकेंगी सियासी जमातें। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इलेक्शन हो सकता है, उसमें फिर इस तरह के वाक़यात आगे मजीद नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो नामुमकिन लगती हैं फिर वो एक डायनामिक ऐसा पैदा होती है कि वो मुमकिन हो जाती। कल जो है लग रहा था कि इमरान खान गिरफ्तारी से नहीं बच सके, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील। हमें पता है कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना कराए जाए, क्योंकि इसलिए वो नहीं कराना चाहते क्योंकि पता है कि वहाँ नतीजा क्या निकलेगा, हमें कौन सी मार पड़ेगी, हमारा छित्रौल अवाम के हाथों क्या होगा। लेकिन अगर वो रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मुतबादिल क्या है, आइन के साथ क्या करेंगे। ये किसी की मर्जी की बात नहीं है, किसी इमरान खान या किसी और शख्स की मर्जी नहीं है कि इलेक्शन हो। ये आइन का हुक्म है, कमांड है कि आपने अगर कोई असेंबली तहलील हो तो अवाम का जो हक के रिप्रेजेंटेशन है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। एक असेंबली गई मतलब है एक ऑर्गन ऑफ नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन गई, तो आपने उसको फिल करना है। सही। उसका क्या करें, मतलब क्या, कौन सा हथकंडा इस्तेमाल करें। हमने देख लिया कि जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने हर चीज ज़ुबान। ठीक है, अयाज हमीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अयाज साहब। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अंदर की खबर आपसे शेयर करेंगे जो कि है तोशा खाना केस से मुतालिक, जिसमें तोशा खाना का जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है उसमें बड़े बड़े छुपे रुस्तमों के नाम सामने आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हुकूमत ने तोशा खाना की 2001 से 2023 तक की 22 साल जो तफसीलात जारी की हैं उससे ये बात तो साबित हो गई है कि कोई कम और कोई ज़्यादा, लेकिन कमोबेश सब ही तोशा खाना से तहाइफ बटोरने में हिस्सेदार रहे हैं। पब्लिक फहरिस्त में साबिक सदूर, साबिक वज़रा आज़म, वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के नाम तो शामिल थे ही, लेकिन अब तक मुल्क के नामवर सहाफ़ियों और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत बड़े बड़े छुपे रुस्तमों के नाम भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब हाल ही में इस बहती गंगा में हाथ धोने वालों में एक इजाफा प्राइम मिनिस्टर हाउस की मुलाजमा नसरीन का भी हुआ है। तोशा खाना तफसीलात के मुताबिक नसरीन ने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 1,20,000 रुपए वाली घड़ी सिर्फ 20,000 रुपए अदा करके हासिल की थी। मुलाजमा नसरीन के साथ आला ओहदेदारों के अहले खाना ने भी तोशा खाना से 26 करोड़ के तहाइफ वसूल किए हैं। इस फहरिस्त में 10 शख्सियात में से वो शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, ममनून हुसैन और एहसन इकबाल के जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं और इनके अहले खाना ने सबसे महंगे तहाइफ अपने पास रखे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खानदान ने कौमी खजाने में 2 करोड़ 46 लाख रुपए जमा करवा कर 12 करोड़ 34 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रखे, जबकि साबिक सदर ममनून हुसैन के खानदान ने महज 62 लाख रुपए की अदायगी के बाद 3 करोड़ 11 लाख रुपए के तहाइफ हासिल किए। इसी तरह साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के अहले खाना ने 23,30,000 रुपए मालियत के गैर मुल्की तहाइफ हासिल करने के लिए सिर्फ 3,42,243 रुपए अदा किए। एहसन इकबाल की अहलिया ने एक घड़ी अपने पास रखी जिसकी कीमत 70,75,000 रुपए थी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए सिर्फ 14,00,000
9,000 रुपये अदा किए गए। तो ये वो तमाम नाम हैं जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर हुकूमत में और कैबिनेट में शामिल रह चुके हैं, और सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि इनके अहले खाना ने भी तोशा खाना की इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए हैं। एक जानिब ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब जो माशी बहरान है वो संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है, चूँकि अभी तक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका है। शराइत IMF की बढ़ती जा रही हैं। अब नई शर्त जो कि थी उसको बताने से पहले लोग पब्लिक की इस बारे में क्या राय है ज़रा वो आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि IMF ने मज़ीद क्या शराइत आयद कर दी है। जड़ है ना वो कम है, ठीक है जी। 20,000 या 15,000 रुपये गुजारा नहीं होते, कम से कम 40-50 होगा। अगर हुकूमत से मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि अपने लोगों से कहें कि 25,000 में गुजारा कर लें, तो फिर बाकियों को भी कहें। इंसान वही दर्स दूसरों को दे जो खुद अपने ऊपर लागू कर सकता हो। यार अगर महंगाई की बात की जाए तो मजदूर की उजरत कम से कम आजकल के टाइम पे 50,000 होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ डबल हो चुकी है, डबल से ट्रिपल हो चुकी है। 25,000 तो कोई चीज़ ही नहीं, 50,000 लाख रुपए में इतनी महंगाई को गुजारा नहीं। 25,000 में तो बंदा सोच ही नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि इस महंगाई के दौर में 25,000 में बंदा गुजारा करे। मेरा उजरत जो है ना 25,000 रुपये, तो 25,000 बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आपको हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि हमारी उजरत जो है ना 25,000 से 40,000 रुपये कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपना गुजारा कर सके। मजदूरी की तो मिनिमम ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, घी महंगी हो गई है और ज़रूरत की जो अशिया है वो सारी महंगी हो गई। तो इस वजह से मज़दूर की तकरीबन 1,1200 मिलते हैं उनको, तो उसमें तो गुजारा उनका नहीं होता। 25,000 या 50,000 या इसकी बात नहीं है। इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक आदमी जो है उसका मंथली जो एक बजट है मिनिमम, एक लेबर का, एक आम आदमी पब्लिक की राय आपने सुनी कि 25,000 में एक छोटी सी फैमिली का बजट भी इस महंगाई के दौर में बनाना मुश्किल नहीं है, बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 50,000 में भी ये करना बहुत मुश्किल है। और अभी तो जब IMF के साथ मुआहदा तय पा जाएगा तो ये महंगाई और बढ़ेगी। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद 2 रोज़ का वक्त अभी दरकार होगा, चूँकि बैरूनी फाइनेंसिंग पर इत्तेफाक हुआ है। IMF की शर्ती कि इसको 7 अरब किया जाए, लेकिन खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि 6 अरब पर इत्तेफाक हो गया। लेकिन अब चीन से कहा जाएगा कि 2 अरब डॉलर को वो रोल ओवर करे, फिर 80 करोड़ डॉलर मजीद उससे मिलने हैं, और फिर डॉलर जो कि मुस्तकिल 280 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा, महंगाई कैसे कम होगी, ये तमाम सवाल रखते हैं सलमान शाह साहब के सामने। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा होना है सलमान साहब, ये क्यों नहीं हो पा रहा? अब ये बैरूनी सरमायाकारी 6 अरब करने पर इत्तेफाक हो गया, तो ये क्या मुमकिन हो जाएगा बैरूनी फाइनेंसिंग वाला पॉइंट? देखिए, मेरे ख्याल में अब IMF का जो मायदा है वो कटाई में पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अब हावी हो गई है हर चीज़ पे, और अब IMF को नज़र आ रहा है कि जो भी मायदा होगा वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं, इलेक्शंस होनी है या नहीं होनी, जो भी हुकूमत आएगी वो फिर ये मायदा पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो उनके पास तो वो मैंडेट ही नहीं होगा और ना ही वो ताकत होगी कि वो मायदा कर सकें। और इस वक्त मुझे लगता है कि जो हमारी हुकूमत है वो भी मायदा नहीं करना चाहती, क्योंकि अब सियासत जो है वो हावी है हर चीज़ पे। तो सलमान साहब, फिर अगर ये खुदा न खास्ता खटाई में पड़ जाता है अगर ये मामला और ये मुआहदा नहीं हो पाता, तो क्या फिर पाकिस्तान अगले 4, 6, 8 माह सर्वाइव कर सकेगा? जी, आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारे हालात ख़राब हो जाएंगे, और जाहिर है कि जितनी देर हम करेंगे मायदे तक उतनी देर में तो फिर वहाँ से उठना बड़ा मुश्किल होगा। तो श्रीलंका के वाले जो हालात हैं उससे हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आई थिंक इस वक्त तो जो बिल्कुल IMF भी ये कह रहा है, लोकली भी जो इकोनॉमिस्ट सारे यही कह रहे हैं कि जी आपको अकल के नाखून लेने चाहिए और इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी इस वक्त बहुत शदीद बहरान में है। आपके तमाम सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी हैं, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई की बात आपने अभी की है वो थम नहीं रही।
तो कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा, ना पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है, ना बैरून मुल्क। तो सलमान शाह साहब, किन पॉलिसीज पर फोकस करना पड़ेगा IMF को मनाने के लिए? और अगर IMF नहीं मानता, ये मुआहिदा नहीं होता, तो फिर फोकस किस बात पर करना है? क्या दोस्त ममालिक से फिर कुछ मदद हासिल करनी है, उनके जरिए IMF को मनाना है, फिर क्या करना है आगे? लेकिन मुझे लगता है मसला भी दोस्त ममालिक का भी मसला है, क्योंकि वो भी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में जो सियासी दंगल चल रहा है वो बहुत ही डेट्रीमेंटल है पाकिस्तान की सेहत के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और लगता नहीं है कि कोई पाकिस्तान में इस वक्त मैनेजमेंट है जो ये हमें इस गड़े से बचा सकती है। ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई भी काम नहीं हो रहा जो हमें मुस्बत डायरेक्शन में लेके जाए, इकॉनमी को वापस एक प्रॉपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब। इस वक्त कह रहे हैं कि फोकस करना पड़ेगा, हुकूमत की तरजीहात इस वक्त मुआशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करना नहीं, और अगर ऐसा नहीं हो तो आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज 15 मार्च और आज इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में पैगाम दिया जा रहा है कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। आज से 4 साल पहले क्राइस्ट चर्च में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ 2 मसाजिद में फायरिंग के जरिए 51 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, 40 अफराद उसमें ज़ख्मी भी हुए थे। और ये इस्लामोफोबिया की जो इस्तिलाह है, ये जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद से शुरू हुई और इसको इस्लाम से मंसूब करने की कोशिश की गई, लेकिन दर हकीकत ऐसा है नहीं। इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से हम प्यार मोहब्बत भाईचारे का दर्ज देता है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि इस्लाम तो एक अमन का मजहब है। इस मौके पर क्या पैगाम मुफ्ती साहब आप दुनिया को देंगे, और इस्लामोफोबिया की जो टर्म इस्तेमाल हो रही है ये इसको कैसे ख़त्म किया जाए? वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया है। देखें, बुनियादी तौर पर कुरान मजीद कुरान रशीद ने बड़ा पहले ही ये कह दिया था कि आले ईमान, इस बात से तुम आगाह रहो कि यहूदो नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और ये तारीख गवाह है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, और कुरान मजीद कुरान रशीद ने ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये यहूदी हों, नसरानी हों या बुत परस्त हों, कुरान ने कहा है कि ये एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं और इस्लाम के मुखालिफ और इस्लाम के खिलाफ। लिहाजा हमेशा से आलम कुफ्र वो इस्लाम के खिलाफ रहा है, चालें ये चलते रहे हैं, अपनी अपनी कोशिशों में रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से इस्लाम को बदनाम करें, इस्लाम के नूर से लोगों को मुस्तफीद होने से रोकें। लेकिन ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।